हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें बिहार बोर्ड में आने वाले जो हमारा एग्ज़ाम है, साइंस का जो एग्ज़ाम है, विज्ञान का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में मेरे तरफ से आपको क्या मदद मिल सकती है, मैं आपके तैयारी को किस लेवल तक लेके जा सकता हूँ, उसी का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और उसके लिए हम लगातार वीडियो आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप इस क्लास को पढ़ के और अपने एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर किया कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बच्चों को इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फायदा मिले। हमारा जितना भी अभी एक टॉपिक था हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में जितने भी सवाल बन सकते थे ऑब्जेक्टिव, काफ़ी अच्छे से और बहुत अच्छे सवाल हमने आपको कराया है, जिसमें आप उस सवालों को, एक तो उस सवालों से आप ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व कर पाएंगे ही, साथ साथ मैंने वहाँ पे आपको कुछ ऐसे भी उसको इस तरह से समझाया है, एक्सप्लेन किया है, ताकि आप हर तरह के सवाल, जैसे सब्जेक्टिव सवाल भी, उससे आपको मदद मिलेगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कितने नियम है, स्नेल का नियम क्या है, हर बात को, जो बातें उससे इर्द गिर्द रहती है, जो उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उन सारे सवालों को हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब अगला जो लेसन है हमारा, उसको हम कहते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। आज इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव को मैं आपको बताऊंगा। और मैं केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं बता रहा हूं, आपको मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि मैं हमेशा आपकी कोशिश करता हूं कि आपको हर तरीका से तैयार करने की कोशिश करूं। हो सकता है कि ये ऑब्जेक्टिव ना बन के उसके आसपास वाले ऑब्जेक्टिव बन जाए, तो उससे भी आपको बनाने को सीखना है। तो आपको बस करना क्या है, वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार, थोड़ा तेज स्पीड में, थोड़ा 1.5 के स्पीड में, 2 के स्पीड में, 1 के स्पीड में, 1.25 के स्पीड में इसको कर दीजिए और इस वीडियो को देखिए। बस आप वीडियो को देखिए, सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सवाल का। आज हमारा ये सेकंड वाला लेसन शुरू होता है। आपके एग्जाम तक मैं आपको पूरी तैयारी करा दूंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या बाइफोकल लेंस। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मानव नेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मानव नेत्र। हम जानते हैं कि मानव नेत्र जो हमारा होता है, मानव नेत्र की बात करें हम, तो मानव नेत्र में एक लेंस पाया जाता है जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। इस तरह का लेंस पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। और यहाँ पे एक होता है रेटिना, यहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए तो उसका जवाब आप रेटिना या दृष्टि पटल दे सकते हैं। और इस रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, यानी स्मॉल रियल, और उसके बाद से वो स्मॉल छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो हमारा मस्तिष्क है, जिसको हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, इस छोटे प्रतिबिंब को बड़ा करके देखता है और सीधा करके देखता है। तो हमें कोई भी वस्तु एकदम उसी आकार में दिख जाती है जिस आकार में वो है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, इसका जवाब तो आपको मिल गया, उत्तल लेंस। यहाँ पे एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। एक मानव नेत्र में एक विकार आ जाता, कई तरह के दोष पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, रतौंधी, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे भी लेंसों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, उस दृष्टि दोषों को दूर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का, और अबिंदुकता को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस का, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले कुछ सवालों में इन सवालों को मिल जाए, तो आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे का कार्य कौन करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन देखिए, कार्निया, पुतली, परितारिका, दृष्टिपटल। ठीक है, जो भी ऑप्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि मानव नेत्र पे जितना भी प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, जिसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। या उसको हम कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं उसको? दृष्टिपटल। इसका मतलब हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, मानव नेत्र पे जो भी प्रतिबिंब रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक। देखिए आपका ये सवाल क्वेश्चन नंबर 3, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व यानी उस दृष्टि का, वो दृष्टि पर कितना, आंखों पर कितना देर तक रुकता है? तो वो रुकता है 1/10 सेकंड तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित किया जाता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो देखिए, ऐसा हो पाने का कारण ये है कि ये हम समायोजित करने का मतलब हम फोकस दूरी को बदलते हैं, नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को बदलते हैं, जिससे हम किसी भी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो इसमें समायोजित जो ऑप्शन है उसी से हमारा ऑप्शन मिल जाएगा समंजन, जिसको हम कहते हैं समंजन। और यही कारण है कि जैसे आप कभी देखते हैं कि धूप से आने के बाद जब आप घर में आते हैं तो वहाँ अंधेरा रहता है, तो थोड़ा आपको वहाँ पे हल्का अंधेरा दिखाई देता है आंखों के सामने। वही हमारा समंजन क्षमता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा जो नेत्र होता है, हमारे नेत्र की बात करें हम तो उसमें होती है एक चीज, आपको बताता हूँ मैं, पुतली। पुतली क्या करती है? पुतली का काम ये है कि वो हमारे में छेद की तरह काम करती है। आंखों के लेंस में प्रकाश को आंखों के लेंस में प्रवेश कराता है, वो है ना। अगर प्रकाश को आंखों के लेंस में भेजता है तो कार्निया है, और प्रकाश को लेंस में भेजता है तो पुतली है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? तो समंजन क्षमता कहने का मतलब ये हो कि जैसे ही हम लोग प्रकाश वाले कमरे से अंधकार वाले कमरे में जाते हैं तो हमारे समंजन क्षमता के कारण हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। फिर धीरे धीरे हमारी जो पुतली होती है वो अपने आप पुतली को उसको सिकुड़ देती है, और सिकुड़ के क्या करती है, और उसमें प्रकाश को कम भेजती है हमारे आंखों में, प्रकाश को ज्यादा मात्रा में भेजती है ना। ज्यादा मात्रा में जाएगी तभी तो वस्तु दिखाई देगा, और धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लेता है, वो एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूँ। दीर्घ दृष्टि दोष, ये एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें हमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन यार नजदीक की वस्तु यानी निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अगला जो हमारा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हम लोग प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। इस वाले बीमारी में होता क्या है कि हमें नजदीक की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, ना दूर की वस्तु दिखाई देगी और ना नजदीक की वस्तु दिखाई देगी, दोनों ही दिखाई नहीं देगी। इस दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस। इसका प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर की बात करें तो समंजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है। तो अभी हमने आपको बताया कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दृष्टिपटल, जिसको हम कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? रेटिना। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेत्र लेंस की प्रकाश का अपवर्तनांक लगभग होता है। तो नेत्र लेंस का प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है 1.396 होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात आप ध्यान से देख सकते हैं, तो जल का जो अपवर्तनांक होता था 1.33 होता था। याद है आपको? पिछला वीडियो में हमने बताया था। एक और आप यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देख सकते हैं, 1.5 जो अपवर्तनांक था वो कांच का था। किसका था? कांच का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंखों में उत्पन्न दोष क्या है? ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा जो है दृष्टि वैषम्य।
तो देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे सारा बात समझाता हूँ। पहले मैं समझाता हूँ दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष, तो दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है, ये क्यों होता है इसका बताता हूँ। पहले मैं इसको समझाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष है जिसमें नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसका एक नाम है हाइपरमेट्रोपिया। क्या नाम है इसका? हाइपरमेट्रोपिया। ये भी आपसे पूछा सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका नाम क्या है? दूरदृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है, कारण समझिए। इसका कारण ये है, कारण इसका ये सबसे पहला कारण ये है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर कम हो गई, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी कम हो गई तो ये आपको हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। नेत्र लेंस, जैसे नेत्र लेंस हो गया और रेटिना के बीच की दूरी अगर कम हो गई, बीच की दूरी क्या हो गई? कम हो गई। फोकस दूरी कम हो गई, दूसरा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई, और दूसरा जो नेत्र का गोला है उस गोले का व्यास कम हो गया। क्या क्या कारण है? पहले नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। क्या हो जाना? बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। देखिए ध्यान से, कारण क्या था? पहला कॉज। कॉज क्या था? कारण क्या था? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम होना, गोले का व्यास कम होना या त्रिज्या कम होना। अब देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन आपको मिल ही गया। अगर इसकी हम बात करें तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाती है, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, या गोले का व्यास कम हो जाता है, या त्रिज्या कम हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। क्या कहते हैं उसको? दीर्घ दृष्टि दोष। थोड़ा आइए समझ लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। निकट दृष्टि दोष जिसका नाम है, जिसको हम कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं इसको? मायोपिया। मायोपिया, याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मायोपिया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है? कारण समझिए इसका। इसका कारण ये है कि जो नेत्र लेंस की पृष्ठों की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी का कम हो जाना। मतलब कहने का मतलब कि जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो दूर दृष्टि दोष, फोकस दूरी कम होगी तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, पहला कारण। दूसरा, नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी उसमें कम होती थी, इसमें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और गोले का जो व्यास है ये भी बढ़ जाएगा। गोले का जो व्यास है, गोला का जो व्यास ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसमें कम हो रहा था, उसमें देखिए दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी बढ़ेगा, इसमें फोकस दूरी कम होगी। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी उस दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? कम होगा, और व्यास भी कम होगा, लेकिन इसमें दोनों बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक और चीज समझ जाइए, वो तो बताए, वैसे ही बता चुके हैं लेकिन फिर बता देते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस, ज्यादा के लिए बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आराम से आप बना लेंगे। नेत्र लेंस की त्रिज्या बढ़ गई है भाई साहब। त्रिज्या मतलब देखिए ये त्रिज्या है और ये पूरा अगर हम खींच देते तो क्या कहलाता है? व्यास। त्रिज्या बढ़े या व्यास बढ़े, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा यहाँ पे? निकट दृष्टि दोष। क्लियर है? तो देखिए आप बस ध्यान से सुनेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब याद बताइए। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। तो छोटा देखिए यहाँ बड़ा दिया है, यहाँ भी बड़ा दिया है, तो 2 ऑप्शन तो छट गया। दूसरा, काल्पनिक नहीं बनता है, वास्तविक बनता है, तो ये छट गया। तो ऑप्शन कौन मिला? डी, वास्तविक, उल्टा और तथा वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में ऑप्शन है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, बी अभिनेत्र लेंस पर, नेत्रोद में, दृष्टिपटल में, ठीक है। तो देखिए एक बात समझिए, नेत्र लेंस में प्रवेश करने वाली किरणों का जो अधिकांश अपवर्तन होगा वो आपको होगा दृष्टिपटल, रेटिना पर। कहाँ होगा? रेटिना पर, क्योंकि रेटिना पे ही तो प्रतिबिंब बनता है ना। तो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है तो अधिकांश अपवर्तन जो होगा रेटिना पे होगा।
10 का क्या हो जाएगा डी आंसर, 10 का क्या हो जाएगा डी आंसर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल है ना। कह रहा है कि जो नेत्र की निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में कौन सी बीमारी है? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या वर्णधानता। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। हमें देखिए निकट की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, तो जैसे ही निकट तो इसका उल्टा समझ जाना है ना। निकट में निकट वाला नहीं दिख रहा है तो दूर वाला बीमारी है। कौन बीमारी हो गया? दूर वाला। अगर यहीं पे दूर रहता तो निकट वाला बीमारी हो जाता, ठीक है ना। अब देखिए इस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। अब अभी मैंने आपको बताया कि दूर दृष्टि दोष को होने के कारण क्या है, इसका कारण क्या है? तो कारण यह है कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। तो दूसरा कारण क्या था कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी और नेत्र की जो गोले का व्यास है, नेत्र के गोले का व्यास या त्रिज्या वो भी कम हो जाएगी। देखिए रेटिना के बीच की दूरी और नेत्र लेंस के बीच की दूरी कम होगी, इसमें ये गोले का व्यास और त्रिज्या भी कम होगी, लेकिन फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इसी के उल्टा अगर हम देखते हैं दूर दृष्टि दोष में, तो उसमें क्या हो रहा था? उसमें कारण क्या था? फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और गोले का व्यास और त्रिज्या, नेत्र के गोले का व्यास और त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आया है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष है जिसमें हम दूर और निकट दोनों ही देख नहीं पाते है ना। ये बीमारी लगभग बुढ़ापे में आती है, ठीक है ना। और इस बीमारी में हम लोग प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे किस में? जरा दृष्टि दोष में। एक है वर्णधानता। वर्णधानता में क्या होता है? वर्णधानता ये एक अनुवांशिक रोग है जिसमें हम लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते हैं। इस वाली बीमारी में लाल वाला हरा दिखाई देगा और हरा वाला लाल दिखाई देगा, है ना। हरा वाला क्या दिखाई देगा? लाल। इसमें कौन सा नेत्र का जो अंग है प्रभावित होता है? तो उसका नाम है शंकु बेलनाकार तंत्र। शंकु बेलनाकार तंत्र। काफी डीप में पूछेगा अगर तो पूछ सकता है, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। किस नेत्र का निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली। देखिए भाई रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है। पुतली प्रकाश के प्रवेश कितना होगा उसका नियंत्रण करता है, जिसके कारण समंजन क्षमता आती है हमारे में, है ना। तो ये तो दोनों हो नहीं सकता है। आगे समझिए, कार्निया और परितारिका। तो आंखों का रंग का जो कारण होता है वो परितारिका होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं आइरिस। किस नाम से जानते हैं? आइरिस। तो आइरिस यानी परितारिका, इसको आंखों का रंग, ये इसी बात पर निर्भर करता है परितारिका का कलर कैसा है। अगर किसी की आंखों का रंग काला है, नीला है, तो ये कारण क्या है? परितारिका है। इसका कारण कौन है? परितारिका, ठीक है। एक लेंस की क्षमता +5D है, तो ये लेंस किस तरह का है? अगर लेंस, याद कीजिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, दो तरह के लेंस होते थे। अगर उत्तल की बात करें हम, देखिए ये आपका उत्तल हो गया। अगर यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है तो किरण ऐसे जाएगी और फोकस दूरी है ना। जिधर किरण जाती है उधर वाला को क्या मानते हैं? प्लस में। क्या मानते हैं? और फोकस दूरी भी किधर भी नापेंगे, इधर ऐसे ही नापेंगे, प्रकाशीय केंद्र से नापते हैं। तो इसका दिशा और इसका दिशा दोनों का समान है, इसका मतलब उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? प्लस में। उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में और +5D दिया ही है, तो इसका मतलब ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अगर -5D रहता तो कैसा लेंस हो जाता? अवतल लेंस। कैसा हो जाता? अवतल लेंस, ठीक है। किस लेंस की क्षमता 1D होगी? तो भाई प्लस है ना, 1D, तो क्या हो जाएगा? 1D है तो उत्तल लेंस, 1D है तो क्या है? उत्तल लेंस। लेकिन भाई यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया है, यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर +1D होता तब तो हमारा उत्तल लेंस हो जाता, -1D होता तब तो हमारा अवतल लेंस हो जाता। लेकिन भाई साहब यहाँ पे इसने कोई चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब ये दोनों हो सकता है। तो ऐसे लेंस को हम कहते हैं बाइफोकल लेंस। यानी +1D है किसी लेंस की क्षमता, तो कैसा लेंस हो जाएगा? बाइफोकल लेंस। कुछ भी नहीं दिया, 2D होगा तो कैसा होगा? बाइफोकल लेंस। अगर 3D होगा, किसी का 3D लेंस की क्षमता है, तो कैसा लेंस होगा? बाइफोकल लेंस।
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन m बराबर माइनस भी बटे यू प्लस भी बटे यू। और देखिए ये भी दूरी होता है और ये भी दूरी होता है, तो मीटर मीटर कैंसिल। इसका मतलब इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। कैसा होता है ये? मात्रक विहीन। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने केवल अभी 15 क्वेश्चन कराया है और आने वाले वीडियो में हम आपको और अगले 15 क्वेश्चन को कराएंगे। फिर उसके बाद से जितना ये पूरा क्वेश्चन कराने के बाद लगभग 100 क्वेश्चन होगा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का। उसके बाद हम आपको एक मास्टर वीडियो दे देंगे जिससे आप एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जिसका अभी तक एक वीडियो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो था वो आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसको देखिए और सब तक शेयर कीजिए ताकि सभी जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं अभी उन तक उनको लाभ मिल सके, ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जो हमारा एनसीईआरटी यानी हमारा जो क्लास 10th का दूसरा अध्याय है, दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन है, जिसमें हम लोग अभी तक टोटल 15 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने करा दिया था, जिसमें ये हो चुका था। अब हमारा जो अगला जो था वो 16 से हमें पढ़ना है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन से हमें आगे देखना है। देखिए आप ये जो वीडियो को देख रहे हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बस आपको केवल वॉच करना है, इसको देखना है। बस आप इसको चला के देखते रहिए। आप देखते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली बस आपको देखना है और अपने ऑप्शन को चुन भी लेना है। जैसे मान लीजिए पिछले वाली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन आपको कराया था, तो उस 15 क्वेश्चन में आपको ये भी देखना है कि आपने कितने सवाल सॉल्व किए, क्योंकि आपने भी तो अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्यूशन्स में, कोचिंग्स में आपने भी पढ़ाई किया है। तो आपने कितना पढ़ा है और आपके टीचर के द्वारा पढ़ाया गया जो भी नोट्स है, उस नोट्स या उनके पढ़ाया गया जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट की मदद से आप कितने सवालों को हल कर पा रहे हैं, आपको ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो कंटेंट अपना एनालिसिस कीजिए और जो भी आप, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा अध्याय 2 चालू हुआ है जिसमें हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और अगले 15 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो आपको करना क्या है, आप क्या करेंगे कि आपने जो जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है, उनके नोट्स को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करके आएंगे और अपने यहाँ पे टेस्ट देंगे। क्योंकि अब हमारे पास दो ही बात का समय है। एक तो अपने आप को जांच करना है कि हमें कितना आता है, और दूसरा ये भी आपको जांच करना है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप कितना याद कर पा रहे हैं। जब तक आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे, अपने कॉपी को बार बार पढ़ना है, बार बार दोहराना है, पढ़ते रहना है कॉपी को। जितनी बार हो सके उतनी बार कॉपी को रिवाइज कीजिए, पढ़िए, दोहराइए, बार बार कॉपी को रिवाइज करना है आपको, ठीक है ना। जब आप कॉपी को रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बातें याद होती जाएंगी और आप अच्छे से यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना स्कोर कर सकेंगे। तो आज 15 सवालों में मैं जानना चाहूँगा कि आपने कितना आपने सॉल्व किया, ठीक है ना। तो 15 सवालों में आपका कितना स्कोर आया, तो आप हमें कमेंट में 15 क्वेश्चन में आपने कितना सॉल्व किया उसका जवाब आप देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 16 से। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं पहले आपको जवाब देने का मौका दूं, उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा प्यारा सवाल है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, दोनों ऑप्शन सेम दिया है, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये बुक का एरर है, आप 20 को 20 मान सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपका जो भी आंसर हो, मैं इसको थोड़ा बता देना चाहता हूँ आपको कि इसका आंसर हम लोग क्या मान लेंगे, इसके जगह पे 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर याद है आपको। जब आपने अपना जो भी आंसर है आप अपना चुन लीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए कि आप जो बता रहे हैं और मैं जो बता रहा हूँ क्या वो सही हो रहा है, आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपको ये भी देखना है। तो हम जानते हैं कि 2D मतलब 2 डायप्टर, और 2D का मतलब ये होता है कि 2D जो ये बता रहा है ये लेंस की क्षमता को बता रहा है, और लेंस की क्षमता का हम दिखाते हैं P से। P बराबर होता है 1/f। अगर f आपने लिया है मीटर में, तो
एफ लिया है मीटर में तो। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, क्या यहाँ पे हमारे सारे ऑप्शन मीटर में है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो हम इस फार्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसके अलावा एक और फार्मूला होता है P बराबर 100/F, और F जो अपना होगा सेंटीमीटर में होगा। देखिए हमारा सारा जो ऑप्शन है वो सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करते हैं, उसी को यूज करते हैं। तो आप देखिए P का मान कितना दिया है, 2 बराबर 100/F। F इधर जाएगा, F इधर गया, और 100/2, 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 इधर आएगा, भाग में आ जाएगा। 2 में काटेंगे तो 2 5 10 और 0, यानी F जो हमारा होगा 50 सेंटीमीटर होगा। F हमारा क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। अब आपको 50 सेंटीमीटर ऑप्शन में खोज लेना है, आपका वही आंसर है 50 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या सीखा, एक सीखा कि P का फॉर्मूला होता है 1/F, लेकिन जब मीटर में होगा तो ये, लेकिन अगर सेंटीमीटर में होगा तो 100/F, लेकिन F हमारा किस में होगा, सेंटीमीटर में। ठीक है। लेंस की क्षमता जो होता है, किसी भी लेंस की क्षमता को हम दिखाते हैं उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रमण उल्टा से, है ना। यानी जितना फोकस दूरी ज़्यादा होगा उसका पावर उतना ही इंक्रीज करेगा। ठीक है, आइए अब समझते हैं अगला सवाल। अबिंदुकता, बड़ा अच्छा सवाल है। अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन है उत्तल, सेंट्रिकल, अवतल, उभयोतल। अब देखिए दोस्तों, अबिंदुकता आखिर होता क्या? नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित वस्तु को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा में एक साथ स्पष्ट नहीं कर सकती है। मान लेते हैं कोई रेखा ऐसी है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, और ये वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। तो इस वाले दोष में जो भी आदमी होता है, इस रेखा को और इस रेखा को थोड़ा सा वो स्पष्ट क्या करता है, स्पष्ट नहीं देख पाता है ना। इसको हम अबिंदुकता कहते हैं। और इस तरह के लेंस को, इस तरह के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, बेलनाकार। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो बेलनाकार नहीं है, तो बेलनाकार को इंग्लिश में कहते हैं सिलिंड्रिकल। क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल। तो सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो गया सी। ठीक है, आप अपने स्कोर को गिनते रहिए आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं। तो देखिए, दूर दृष्टि वाला जो भी व्यक्ति होता है उसको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती। ऑप्शन आपके सामने है उत्तल, बेलनाकार, अवतल, बाइफोकल। अब आपको चेक करना है ये कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अगर चश्मे का प्रयोग करना है तो हमको उसको कैसा लेंस का प्रयोग कराएंगे। ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हम जानते हैं कि दूर वाले व्यक्ति को हमको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो दूर वाले व्यक्ति को हम प्रयोग कराते हैं उत्तल लेंस का। किसका प्रयोग कराएंगे, उत्तल लेंस का। सही है, गलत है, मालूम था, आप लोग रिवाइज नहीं करते बढ़िया से ना। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग कराते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग कराते हैं। क्या सही है बताओ। देखिए दोस्तों, दो दोष होते हैं हमारे पास, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट वाले में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर वाले में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब दूर दृष्टि दोष, निकट में हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। ठीक है, निकट में प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, लेकिन दूर में प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष वाले में हमेशा हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, उत्तल लेंस सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। और निकट वाले में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। अगला सवाल वही देख लीजिए, कितना बार पूछा है ये क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष लेंस का उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, अवतल लेंस या कोई भी लेंस। तो आप अपना स्कोर कीजिए, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आंख के लेंस जो होता है उसकी वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। बताइए वो कौन है, कौन है वो? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल मतलब रेटिना। रेटिना तो प्रतिबिंब बनाता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। परितारिका, आंखों का रंग डिसाइड करता है परितारिका। क्या डिसाइड करता है, आंखों का रंग क्या डिसाइड करता है, परितारिका। पुतली, प्रकाश
जब एंटर करती है आपकी आंखों में, प्रवेश करती है, तो पुतली में एक छेद टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं पुतली। तो ये वक्रता त्रिज्या को तो नियंत्रित नहीं करती, केवल ये आंखों को जो प्रकाश होता है उसको कहाँ तक पहुंचाने देती है, लेंस तक पहुंचाने देती है। लेंस तक पहुंचाने का काम कौन करेगी, पुतली। लेकिन पक्षाभिमाभी मांसपेशी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम सिलियरली मसल कहते हैं। सिलियरी मसल क्या कहते हैं इसको, सिलियरली मसल। ये मसल क्या होती है, ये जो मसल होती है ना, ये लेंस को पकड़ के रखती है। क्या करती है, ये लेंस को पकड़ के रखती है। अब ये लेंस को पकड़ के रखती है, जैसे मान लीजिए ये लेंस हो गया, और इस लेंस को ऐसे पकड़ के रखने का काम ये सिलियरी मांसपेशियां करती है, यानी पक्षमाभी मांसपेशियां करती है। अब जैसे ही मान लीजिए प्रकाश ज़्यादा, मान लीजिए फ्लैश लाइट को जला दिया एकदम भयानक आपके आंखों में, है ना, तो अब ये मांसपेशियां, क्योंकि ज़्यादा प्रकाश आपके आंखों में आएगी तो मांसपेशियां जो है, और लेंस खराब हो सकता है, तो ये सिलियरली मांसपेशियां क्या करती है, इस लेंस इस जो लेंस होता है इसको सिकुड़ा देती है। क्या करती है, सिकुड़ा देती है। जब कम प्रकाश आपके आंखों में जाता है, जब कम प्रकाश आपके आंखों में जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कम प्रकाश आपके आंखों में जा रहा है, तो ये मांसपेशियां, ये क्या करती है, मांसपेशियां इसको खींच के बढ़ा देती है ना, नेत्र के लेंस को क्या करती है, खींच के बढ़ा देती है। तो आप देख रहे हैं कि नेत्र के लेंस को नियंत्रित करने का काम, जब ये बढ़ेगा, जैसे देखिए अभी छोटा है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम। अगर ये इसको बढ़ा देंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, पक्षमाभी मांसपेशी। कौन करेगा, पक्षमाभी मांसपेशी, जिसको हम क्या कहते हैं बताइए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशी है। क्या कहते हैं इसको, सिलियरी मांसपेशी है। तो याद रखिए इस चीज को, ठीक है। आंखों का रंग डिसाइड होता है परितारिका से, आंख नीला है, भूरा है, क्या है ना, तो ये डिसाइड होता है किससे, परितारिका से। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, पक्षमाभी मांसपेशी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, है ना। तो देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण यानी रंग क्या है, नीला है, लाल है, हरा है, या इनमें से सभी। अब ध्यान से समझिएगा, प्रकाश का जो प्राथमिक रंग होता है, प्रकाश का प्राथमिक रंग, उसका फॉर्मूला होता है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो देखिए, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। इसका मतलब प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण का ट्रिक क्या है, RGB, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जब सूर्य जो होता है ना, जब सूर्योदय होता है तो भी सूर्य उग चुका होता है, सूर्य यहाँ पहुंच चुका है, लेकिन हमें सूर्य अभी उगने वाला ही है, उगा नहीं है अभी, उगने वाला है, तभी सूर्य हमें दिखाई देने लगता है। इसका मतलब वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, 2 मिनट पहले। लेकिन जब यार उसको डूबना होता है, जब वो डूबने वाला होता है, तो वो डूब चुका होता है, लेकिन हमें यहाँ पे डूब चुका है सूर्य, लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है ना, ठीक है। तो वो डूब चुका होता है। इसका मतलब जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य दिख जाता है हमें, और डूब चुका है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 मिनट इधर और 2 मिनट इधर, 4 मिनट का जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, यही 4 मिनट का गैप जो होता है, ये किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण, दोनों के कारण होती है ना। अपवर्तन क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपने माध्यम से भटका देता है। प्रकीर्णन, धूल कण पड़ते हैं तो उसको क्या करता है, आप चारों तरफ फैला देता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि प्रकीर्णन का काम क्या होता है, बस वो देखने का काम करता है ना। प्रकीर्णन का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन में क्या होता है, देखिए, जब हम वायुमंडल में जब जाते हैं तो हमें 2 तरह की हवाएं मिलती है। एक मिलती है गर्म हवाएं और एक मिलती है ठंडी हवाएं। कैसी हवाएं मिलती है, ठंडी। तो गर्म हवाएं क्या होती है, विरल माध्यम होती है, और ठंडी हवाएं क्या होती है, सघन माध्यम होती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसीलिए ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि सूर्य के पास वाला जो वायुमंडल होगा, जो क्षेत्र होगा, वो गर्म होगा, और इससे थोड़ा दूर जाने पे वो वाला वायुमंडल क्या होगा, ठंडा होगा। इसीलिए प्रकाश अपने माध्यम से क्या हो जाएगी, भटक जाएगी, जिसको हम कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन।
क्वेश्चन नंबर 23, वर्ण विक्षेपण को में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं कुछ आपको और डिटेल दे देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले आप यहाँ पे समझिएगा एक चीज कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश एक माध्यम किसी माध्यम में टकराया और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गया, उससे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और अगला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये भी बराबर होते हैं। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन मैंने अभी आपको बताया कि जब प्रकाश का किरण, देखिए वायुमंडल में दो तरह की हवाएं होती है। एक ऐसी हवाएं होती है जो गर्म होती है और एक ऐसी हवाएं होती है जो ठंडी होती है। गर्म हवाएं जो होती हैं वो विरल माध्यम का काम करती है और ठंडी हवाएं सघन माध्यम का काम करती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्या होगा? वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। लेकिन कभी कभी ये ऐसा भी हो सकता है कुछ हवाएं ठंडी हो और गर्म हो, तब वहां पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो इस तरह प्रकाश का अपवर्तन होते रहता है। तो प्रकाश अपने सही माध्यम से भटकते रहती है, जिसके कारण हमें वायुमंडल अपवर्तन की घटना दिखाई देती है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण ये प्रकाश जो हमें सूर्य होता है वास्तविक स्थिति से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्य डूबने के बाद वास्तविक स्थिति से 2 मिनट बाद दिखाई देता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। ये सब बातें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रकीर्णन क्या होता है ये भी समझ लीजिए। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? जब वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश की किरणें होकर गुजरती हैं तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण होते हैं। इस धूल कण में जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ये क्या होती है? चारों दिशाओं में बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद मिलती है। तो हमारे वस्तुओं को देखने के लिए दो चीजें कारक मतलब कि जरूरी है। एक तो प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण ही हमें चारों तरफ से वस्तुएं दिखाई देती हैं। वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? लाल, पीला, बैगनी, आसमानी, ठीक है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम प्रिज्म में देखते हैं। प्रिज्म में क्या होता है? जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर गिराया जाता है तो ये जो प्रिज्म होती है, श्वेत प्रकाश को जब हम गिराते हैं तो प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें 7 रंग में सबसे पहले क्या आ जाएगा? लाल, ठीक है। ये आपका हो गया लाल। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। 7 रंगों में ऐसे बटेगी प्रकाश की किरणें, जिसमें ट्रिक होता है VIBGY। यहाँ से अच्छे से समझिए, ठीक है ना। देखिए ये प्रकाश की किरण हो गया, यहाँ पे हमने श्वेत प्रकाश गिराया। अब ये किरणें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से स्टार्ट होगा VIBGYOR, ठीक है ना। ये 7 रंगे हो गई। अब ध्यान से देखिए सबसे विचलित हुई है, सबसे अधिक विचलित हुई है कौन? वायलेट। कौन विचलित हुई है? वायलेट, जिसको हम कहते हैं बैगनी। ये बैगनी है, ये आसमानी है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये येलो है और ये रेड है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा विचलित हुई है बैगनी और सबसे कम विचलित हुई है रेड। सबसे कम विचलित कौन हुई है? रेड। अब इसी की मदद से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो सबसे अधिक विचलित होती है बैगनी और सबसे कम विचलित होती है रेड, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 24 भी आप इसी मदद से बना सकते हैं। श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अभी हमने आपको समझाया। रेलवे के सिग्नल को लाल क्यों होता है? क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, कौन न्यूनतम होता है, लाल ज्यादा दिखता है, प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होना। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है।
रेल ने एक नियम दिया था, प्रकाश का प्रकीर्णन के से संबंधित रेल ने एक नियम दिया। उसने क्या बोला कि प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता यानी आई वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा किसी भी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लेम्डा के पावर 4 के। अब यहाँ पे जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा कम होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे अधिक होगा। अब ध्यान आपसे समझ जाना है कि लेम्डा अगर यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा हुआ तो प्रकीर्णन कम होगा, अगर तरंगदैर्घ्य कम हुआ तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा। ये क्या किसने बताया था? ये रेले ने बताया था, ठीक है ना। अब इसमें हमने ये देखते हैं कि हम जानते हैं विबग्योर, विबग्योर ये हमारा ट्रिक था। विबग्योर प्रकाश में 7 रंगे हमें हमारी आंखों के द्वारा पहचान की जाती है। जब हम इधर से इधर जाते हैं तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। अब बताइए अगर इधर से इधर हम जा रहे हैं तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, इसका मतलब जो प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता है वो कम होगी, यानी लेम्डा का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। लेम्डा आर मतलब लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक है, इसका मतलब इसकी प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे कम होगी। अब प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे कम होने का मतलब ये है कि प्रकाश कम फैलेगा, मतलब फैलेगा नहीं, और जब वो कम फैलेगा तो आसानी से दूर वाले व्यक्ति को दिख जाएगा। बैगनी में क्या समस्या है, इसका लेम्डा जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर लेम्डा कम है तो आई क्या हो जाएगा? ज्यादा। अगर आई ज्यादा हो गया तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन की तीव्रता कम हो गई, यानी प्रकाश इस पे गिरेगा तो फैल जाएगा, और फैल जाएगा तो दूर वाले व्यक्ति को आसानी से दिख नहीं पाएगा। इसीलिए खतरे के निशान में हम लाल रंग का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? उसका कम हो जाएगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो वो किसी भी व्यक्ति को आसानी से दिख जाएगा, व्यक्ति को देख सकता है एकदम आसानी से दूर से भी, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि रेलवे के सिग्नल में प्रकाश लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए दूर से आसानी से स्पष्ट दिख जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? देखिए कितना आसान सवाल, विबग्योर, अभी मैंने आपको बताया ना विबग्योर। देखिए इस चीज को याद रखेंगे ना तो आपका कई क्वेश्चन बन जाएगा। इधर से इधर जाते हैं तो लेम्डा बढ़ता है और प्रकीर्णन यानी आई कम होता है, अधिक प्रकीर्णन चाहिए। देखिए ये लाल जो है कम प्रकीर्णन करता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा। इसका तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है, और प्रकीर्णन ज्यादा है, तो हमको क्या चाहिए? ज्यादा ही चाहिए ना। तो ज्यादा चाहिए तो पहले हमको देखते हैं बैगनी, बैगनी तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो फिर विबग्योर की मदद लेते हैं। विबग्योर, यहाँ देखिए अच्छे से, विबग्योर, विबग्योर जाते हैं ऐसे तो है ना, लेम्डा ज्यादा और आई कम होना चाहिए, ठीक है, आई कम हो जाएगा। तो ये लाल का जो है वो तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका मतलब प्रकीर्णन सबसे कम, उसके बाद उसका ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। अब देखते हैं हम लोग कि प्रकीर्णन अधिक हमको चाहिए, तो पहले ऑप्शन में हमको बैगनी दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा बैगनी, तो बैगनी तो है ही नहीं है। इंडिगो आसमानी, ये भी नहीं है। अब देखते हैं ब्लू है क्या, नीला है तो है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को मैं ऐसे ही यूं ही टिक नहीं कर दे रहा हूं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर आप कॉन्सेप्ट पर पकड़ रख लेंगे तो समझिए आपका सवाल कितना इजी हो जाएगा, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁹ मीटर प्रति सेकंड। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? अधिकतम होता है। अब यहाँ पे बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमने अभी आपको बताया विबग्योर, क्या बताया था? विबग्योर। जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो लेम्डा बढ़ता है और आई घटता है, और फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति भी घटती है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन एक बात बताइए, ध्यान से आप समझिएगा, है ना। देखिए ध्यान से आपको समझना है, ये तो बात हम लोग क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, बस उसका मीनिंग समझना है।
एक फार्मूला होता है, कौची संबंध होता है, जिससे हम कहते हैं n बराबर a प्लस बी बटे लेमडा स्क्वायर। अब ये आपको नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप इतना समझिए कि लेमडा नीचे है और अपवर्तनांक क्या है, n क्या है, अपवर्तनांक है, और लेमडा तरंगदैर्घ्य है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो हम इस कौची रिलेशन से बस ये बता सकते हैं कि जो अपवर्तनांक होगा वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब जितना भी व्युत्क्रमानुपाती हो, इसका मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। आइए अब वहां से समझते हैं। विबग्योर, क्या हमने पढ़ा था, विबग्योर, ठीक है। जब हम ऐसे जाते हैं तो लेमडा बढ़ता है, क्या बढ़ता है, लेमडा बढ़ता है। जब लेमडा बढ़ता है तो हमने अभी सीखा है कि प्रकीर्णन भी क्या होता है, कम होता है, आवृत्ति भी कम होती है। और अभी हमने सीखा म्यू या एन, म्यू या एन इसको कहते हैं, ये भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, अब तरंगदैर्घ्य किसका ज्यादा होता है, लाल का, तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, इसका एन क्या होना चाहिए, अपवर्तनांक क्या होना चाहिए, कम, तो हमको तो अधिकतम चाहिए ना। अब बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे अधिक। तो यहीं पे निकल गया हमारा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बैगनी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, ठीक है ना। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है। पहला क्या होता है, विबग्योर, बार बार हेल्प ले रहे हैं इसका, ठीक है ना। विबग्योर, इधर से इधर जाएंगे तो लेमडा बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, प्रकीर्णन कम होगा, आवृत्ति कम होगा, और एन यानी अपवर्तनांक भी क्या होगा, कम होगा। यानी सबसे कम अपवर्तनांक होगा लाल का, और सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा बैगनी का, ठीक है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होगा लाल का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा बैगनी का। सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा लाल का, सबसे कम प्रकीर्णन होगा लाल का, और सबसे अधिक प्रकीर्णन होगा बैगनी का। सबसे कम आवृत्ति होगा लाल का, और सबसे अधिक आवृत्ति होगा बैगनी का। बात खत्म। आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है, आंख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका कार्निया, ऑप्शन है कार्निया, पुतली, कार्निया, पुतली, ठीक है, परितारिका और दृष्टि पटल। बात समझ में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, एक बात बताइए, ये अपना आंख हो गया, ठीक है ना, ये आंख है, ये हो गया सिलियरी मांसपेशी। आंख का चित्र आप लोग देखे ही होंगे। यहाँ पे आप ध्यान से देखे होंगे तो एक होता है इस तरह से, यहाँ से प्रकाश एंटर करता है आपकी आंखों में, ठीक है ना। अब ये एंटर करता है जिसको हम कहते हैं पुतली, क्या कहते हैं इसको, पुतली, पपिल, क्या कहते हैं इसको, पपिल। तो यही तो प्रकाश आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है ना। कार्निया का काम क्या है, कार्निया का तो इसमें प्रकाश नियंत्रित करने का काम नहीं है। परितारिका आंखों का रंग बताता है, लाल है, भूरा है, नीला है, काला है। रेटिना, इस पर तो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा वास्तविक, है ना, और उल्टा मध्य मस्तिष्क उससे सीधा करके देखता है। तो पुतली का काम होता है आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, आंखों में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना के दर्शाता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए अब ध्यान से, तो तारों का टिमटिमाना अभी हमने बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंब से मुड़ता है या अभिलंब से दूर भागता है। क्योंकि वायुमंडल में दो तरह की हवाएं हैं, एक तो गर्म हवाएं हैं और एक ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाएं। तो ठंडी हवाओं में क्या दिक्कत है, ठंडी हवाओं में ये विरल का काम करती है, और ये जो होती है ठंडी हवाएं सघन का काम करती है और ये विरल का काम करती है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि जो ठंडी हवाएं हैं, यहाँ देखिए आप, ठंडी हवाएं ये तो हो जाएगी सघन, ठंडी हवाएं हो जाएगी सघन। मान लेते हैं ठंडी हवा है ना, तो ये सघन हो गई, और गर्म हवाएं क्या हो गई, विरल। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर भागेगी कि नहीं। लेकिन अगर उल्टा कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गर्म हवाएं हो गई और यहाँ ठंडी हवाएं हो गई, तो अब की बार क्या होगा कि प्रकाश से जब आएगी गर्म हवा से तो विरल माध्यम है, और सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो इस तरह का गर्म ठंडा वायुमंडल में आपको मिलते रहता है, ठीक है ना।
तो जब ऐसा मिलेगा तो होगा क्या कि तारे तो यहाँ हैं, लेकिन देखने वाले को, ये जो देख रहा है इसको, तारा यहाँ है दिखेगा इसको यहाँ, तो ये बार बार टिमटिमाते हुए दिखाई देगा। कभी इसके तरफ से मान लीजिए प्रकाश ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर गया ऐसे मुड़ गया, यानी प्रकाश जो है अपने माध्यम से हमेशा भटकते रहेगा। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है तारों का टिमटिमाना होता है। अब इसमें एक ही ऑप्शन दिया है प्रकाश का अपवर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने टोटल 30 क्वेश्चन तक आपको बता दिया, और अगले क्लास में हम लोग अगले 15 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। आपको क्या, बस इस वीडियो को देखते रहना है, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन आपको कराया था, जिसमें बहुत ही अच्छे से हमने डिस्कस करते हुए एक एक क्वेश्चन को बताया था। वहाँ पे हमने जितने भी उससे रिलेटेड या उससे संबंधित कॉन्सेप्ट या उससे रिलेटेड नियम है या कोई भी टॉपिक है जो उससे रिलेटेड है, तो हम उसको भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा रहे होंगे। देखिए, आपको वीडियो को देखते रहना है, समझते रहना है, बस वीडियो को देखते रहिए। आपको बस समय निकाल लेना है आधा घंटा डेली, और रोज़ाना 8 बजे हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो आपको बस उसको देखते रहना है, समझते रहिए, उसको बनाते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए। आपने जहाँ भी पढ़ाई किया है वहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, कुछ आपको तो पढ़ाया गया होगा वहाँ पे टॉपिक वाइज। प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया होगा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया होगा, मानव नेत्र पढ़ाया गया होगा, उसमें उत्पन्न होने वाले दृष्टि दोष के बारे में बताया गया होगा, विद्युत धारा बताई गई होगी, चुंबक बताई गई होगी। तो आप सभी उन टॉपिक्स को रिवाइज करते रहना है, और हमारे यहाँ आके आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाते रहना है। इससे आपकी तैयारी और बेहतर होते जाएगी। जो बातें आप नहीं पढ़ पाए हैं या जिन बातों को आप भूल रहे हैं, जिन बातों को आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आपकी कमियां यहाँ पे दिखाई दे रही है, उन कमियों को भी आपको दूर करते रहना है। तो बार बार अपने कॉपी को रिवाइज करते रहना है। हमारा अगला जो क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन तक इसके पहले हमने कर दिया था। 30 क्वेश्चन के बाद आगे हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 31 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ऑप्शन बता दूंगा, और आपको क्या करना है कि बस उस ऑप्शन को अपने कॉपी पे एक पेज ले लेना है, कलम ले लेना है और अपना ऑप्शन लिखते रहना है। और आपको ये देखना है कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, ठीक है। आप जितने सही कर पा रहे हैं तो उतने क्वेश्चन को आप बताइए कि 30 में आपने कितने क्वेश्चन, 15 में आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, और उसका कमेंट का जो स्कोर है उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं 31 नंबर सवाल। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करता है, तो आंखों में दृष्टि दोष है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य। बड़ा ही अच्छा सवाल है, आप ध्यान से समझेंगे। आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, उस आदमी ने लेंस का प्रयोग किया है अवतल। अगर वो अवतल लेंस का प्रयोग किया है तो इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति को है। लेकिन दोस्तों, अगर इसी में ये पूछ देता आपसे कि उसने उत्तल लेंस का प्रयोग किया है, तब आपको दीर्घ दृष्टि दोष मारना पड़ता। लेकिन दोस्तों, अगर ये भी ना पूछकर ये पूछ देता हो कि उसने बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया है, बाइफोकल, तब आपको जरा दृष्टि दोष मारना पड़ता। लेकिन दोस्तों, अगर ये भी ना देखकर वो ये पूछ लेता आपसे कि उसने बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया है, इसको हम लोग सिलिंड्रिकल भी कहते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस भी कहते हैं, इसका प्रयोग किया है, तब दोस्तों आपको अविंदुकता खोजना पड़ेगा, है ना। उसको कौन सी दृष्टि दोष हुआ होगा? अविंदुकता। तो इसका आंसर तो आपको मिल गया ना, निकट दृष्टि दोष। 32 नंबर सवाल देखिए, 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? अब देखिए, ऑप्शन आपके पास है 10 मीटर, -10D, +10D, 2010D। ठीक है, बनाते हैं। उत्तल लेंस, याद कीजिए, आपको हमने बताया था उत्तल लेंस और एक बताया था अवतल लेंस। आप अपना ऑप्शन अपना चुन लीजिए, ठीक है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है ना। तो आप यहीं पे छांट सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। आप यहीं पे ऑप्शन को छांट सकते हैं, प्लस में है नहीं होगा, प्लस में है नहीं होगा, नहीं होगा,
आप इसी से बस इसका ऑप्शन पे क्लिक पहुंच जा सकते थे रियल वाले आंसर पे। लेकिन दोस्तों आपको इतना भी नहीं पता है तो बड़ा ही दुख की बात है। मैंने ऑप्शन ही छाट दिया, देखिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, क्योंकि माइनस में होना चाहिए। तो -10D, अब -10D यानी 32 का सी आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी बनाते हैं, आइए देखते हैं बना के इसको। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से। P बराबर लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन हम f को मीटर में लेंगे तभी ऐसा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटीमीटर में आएगा तो 100/f, और ये हम लेंगे सेंटीमीटर में। लेकिन यार यहाँ मीटर दिया है ना, तो क्यों दिमाग लगाना इतना, है ना। तो देखिए 1 बराबर है ना 10 मीटर, 10 मीटर दिया है फोकस अंतर। चलिए भाई 10 मीटर ठीक है, फोकस दिया है 10 मीटर, तो 1/10, इसको आप सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/10, इसका आंसर हो जाएगा 0.1D। अब यहाँ पे ये तो आंसर में दिया नहीं है, तो ये आंसर गलत है, ठीक है ना। इसका आंसर जो होगा आपको P बराबर 0.1D, और अवतल है तो माइनस में, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन गलत दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता +0.5D है, +0.5D है, तो आंखों में उत्पन्न लेंस क्या होगा। एक बात बताइएगा, आप चश्मा की ऑप्शन पढ़ लीजिए। निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे लेंस की क्षमता कितनी है, प्लस में। अब एक बात बताइएगा, प्लस में, इसका मतलब आप ये क्लियर कर सकते हैं कि ये लेंस कैसा होगा, उत्तल। अभी तो बताया हमने आपको कि लेंस की क्षमता अगर प्लस में होगा तो उत्तल है, माइनस में होगा तो अवतल में है। अब बताइए अवतल लेंस का प्रयोग किस में करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग दीर्घ दृष्टि दोष। हो गया खत्म। एक 33 का बी आंसर, 33 का बी आंसर लीजिए। इतना दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य आंख के दृष्टि पटल पर रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब क्या होते हैं। कितना बार हमने आपको बताया है। सबसे पहले तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो काल्पनिक वाला काट दो, ये भी काल्पनिक। अब वास्तविक में सीधा नहीं बनता, उल्टा बनता है, तो लीजिए ऑप्शन डी। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे वाला खेल है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। आपसे दो चीजें पूछी जा सकती है, एक पूछा जाएगा निकट बिंदु, दूर बिंदु होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। दूर बिंदु कितना होता है, अनंत। और निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत मार देना है, और निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या पूछा है, दूर बिंदु तो अनंत, दूर बिंदु क्या हो जाएगा, अनंत। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। बताइए, एक बात बताइए, सूक्ष्मदर्शी में हम देख रहे हैं ना, तो हम तो ये जानते हैं दर्पण का तो प्रयोग करते नहीं है, दर्पण तो ऐसे ही कट गया। अब या तो अवतल का प्रयोग करेंगे, नहीं तो उत्तल का प्रयोग करेंगे, यही ना करेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अवतल तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और हम छोटी वस्तु को देखने के लिए छोटा प्रतिबिंब बनाने वाले लेंस का प्रयोग क्यों करेंगे। एक बात बताइए, जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो तो छोटा होता है, और छोटी चीजों को देखने के लिए हम ऐसा लेंस का प्रयोग कर दें जो और छोटा उसको दिखाए, तो कोई फायदा होगा। यानी हमें ऐसे लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा जो प्रतिबिंब को वस्तु से बड़ा दिखाता हो, और ये उत्तल लेंस दिखाता है। जब हम प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो वो बड़ा दिखाता है और सीधा दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का आधारित है। प्रकाश का परावर्तन का, प्रकाश का अपवर्तन का, प्रकाश का प्रकीर्णन का, या इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना, ठीक है ना, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको याद रख लेना है आपको। ये देखिए हमने आपको बताया था, देखिए ये जब किसी भी प्रिज्म पे एक श्वेत प्रकाश को हम गिराते थे तो प्रिज्म उसको 7 भागों में 7 रंगों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है, 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। उसका एक ट्रिक था विबग्योर, यही 7 रंग है। कौन कौन, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, येलो
ऑरेंज यानी नारंगी और लाल। सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैगनी का। और सबसे कम विचलन किसका हुआ है? लाल का। ठीक है। अब एक और बात समझिए यहाँ पे कि ऐसा ही घटना सेम टू सेम जब हम बारिश के बूंदों में प्रकाश की किरणें पड़ती है, अपवर्तित हुई, अपवर्तित होकर इस पे पड़ी और फिर ये आगे जाके ये 7 रंगों में ऐसे बढ़ जाती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो जब बारिश की बूंदों में, जब वो भी एक प्रिज्म की भांति ही कार्य कर रहा है, ये प्रिज्म के भांति कार्य करने लगता है। बारिश की बूंदें जब प्रिज्म के भांति कार्य करने लगती है तो वही प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है, जिसके कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 37 का क्या हो जाएगा? सी। अगला सवाल 38। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है नीला, उजला, लाल, काला। अब देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। अब काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि चंद्रमा जो है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, चंद्रमा पे अगर हम बात करें तो चंद्रमा पे कोई भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा में कोई वायुमंडल होता ही नहीं है। जब वायुमंडल ही नहीं है तो एक बात बताइए, प्रकाश का प्रकीर्णन तो वायुमंडल में होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित जितने भी धूल कण है, इस पर प्रकाश की किरणें गिरती है और प्रकाश को वो चारों दिशाओं में फैला देती है, जिसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे वायुमंडल होगा ही नहीं तो वो किसको फैलाएगी फिर ये? और जब वो फैला ही नहीं पाएगी तो हमें वो वहाँ पे कोई प्रकाश दिखेगा ही नहीं। तो कोई प्रकाश नहीं दिखेगा तो कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। यानी चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा? काला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तारे का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे का टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्योंकि हम जानते हैं जब वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणों में 2 तरह की सतह हो जाती है, एक होती है गर्म हवा और एक होती है ठंडी हवा। तो गर्म हवा कैसी होती है? विरल होती है। और ठंडी हवा कैसी होती है? सघन होती है। ठीक है ना। सेम टू सेम कभी कभी क्या होती है, कुछ हवाएं हो जाएगी गर्म ठंडी और कुछ हवाएं हो जाएगी गर्म। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया सघन और ये हो गया विरल। तो ठंडी गरम ऐसे हवाएं मिलती रहती है वायुमंडल में, जिससे तारों से निकला हुआ प्रकाश बार बार अपने आप मार्ग को क्या करता है? मार्ग से विचलित होते रहता है। और जिसके कारण जो देखने वाला ऑब्जर्वर होता है, जो प्रेक्षक होता है, उसको हमेशा प्रकाश कैसा दिखाई देता है? ऐसे टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देंगे। इसलिए उसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है? कि इसीलिए अभी हमने आपको बताया क्योंकि वहाँ वायुमंडल होता ही नहीं है। तो वायुमंडल का होना ये तो गलत है। वायुमंडल और प्रकीर्णन का ना होना बिल्कुल सही। ना वायुमंडल है वहाँ पे, जब वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन होगा ही कैसे? क्योंकि प्रकीर्णन होता तभी है जब वहाँ पे क्या होती है? धूल कण होते हैं और धूल कण पे गिरने वाली प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाने का काम करता है कौन? प्रकीर्णन। एक और बात हमने आपको बताया था कि प्रकाश की प्रकीर्णन विबग्योर, याद कीजिए विबग्योर में आप देखेंगे बैगनी, आसमानी, नीला, ग्रीन, पीला, नारंगी और रेड। जब हम ऐसे जाते हैं, ठीक है ना, तो लेमडा बढ़ता था आई यानी प्रकीर्णन कम, आवृत्ति कम और अपवर्तनांक भी कम। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जब प्रकीर्णन जो निर्भर करता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और जब उतना ही कम प्रकीर्णन होगा तो इसका फैलाव कम होगा, और फैलाव कम होगा इसका मतलब ये हुआ कि लाल रंग जो है वो कम फैलता है। कम फैलेगा तो आसानी से दूर वाले व्यक्ति को दिख जाएगा, इसलिए खतरे के निशान के रूप में हम लाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 41 का सी, निम्नलिखित में से स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम सेंटीमीटर। अभी हमने आपको बताया कि जब आपको स्पष्ट देखना है तो न्यूनतम जो दूरी होगी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होगी अनंत। अधिकतम दूरी क्या होगी? अनंत। अगला सवाल, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब होता है कम, तो कम कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इस चीज को मीटर में पूछ दे तो 25 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदल देना है, तो इसको बदलने के लिए 25 बटा कितना हो जाएगा? 100 कटाएंगे तो 1/4। ठीक है ना, या 0.25 सेंटीमीटर, ये भी मीटर। ठीक है।
फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफिक, देखिए दर्पण का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो दर्पण तो ऐसे ही काट दीजिए। अभी आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उत्तल है या अवतल है, ठीक है ना, उत्तल है या अवतल है। तो एक बात बताइए, अवतल से तो छोटी छोटी दिखाई देने लगी ये वस्तु, और छोटा तो हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि अवतल हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, ठीक है ना, छोटा, सीधा और आभासी बनाता है। लेकिन उत्तल लेंस ये दोनों तरह की प्रतिबिंब बनाता है, छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है, ठीक है ना। तो अभिदृश्यक ऐसा होना चाहिए कि हम छोटी सी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना दे, है ना, या बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बना दे। तो इस तरह का काम कौन करेगा? फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई न दे, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। और निकट दृष्टि दोष में जब भी हम प्रयोग करते हैं तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पे आपसे ये पूछ देता, इसका तो आंसर अवतल है, अगर यहीं पे आपसे पूछ देता कि दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करेंगे, तो दूर में हम प्रयोग करते हैं उत्तल का। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल का। और बेलनाकार लेंस प्रयोग करते हैं अविंदुकता में। किसे प्रयोग करते हैं? अविंदुकता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश का रंग नीला दिखना किसका घटना है? किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन पे, प्रकाश का अपवर्तनांक पे, प्रकाश का अपवर्तन पे, या प्रकाश का प्रकीर्णन पे, ठीक है। अब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, जितना ये मान लीजिए वायुमंडल है, यहाँ से सूर्य का प्रकाश जब भी गुजरेगा, ये मान लेते हैं वायुमंडल है, तो यहाँ से सूर्य का प्रकाश गुजरता है, तो वायुमंडल में गैसों के अणु में जो वायुमंडल में गैस के अणु है, वो पानी की बूंदों और धूल कणों आदि से प्रकीर्णन होता है वहाँ पे, है ना। क्योंकि वायुमंडल में धूल कण है, पानी की कुछ बूंदे हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और जब ये प्रकीर्णन होता है तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है नीले रंग का। किसका प्रकीर्णन होता है? नीले रंग का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से, एक और बात ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया वायुमंडल, ठीक है, और यहाँ पे देखने वाला ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है, ये इसको देखना है, ये देखने वाला है, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे धूल कण है और पानी की बूंदे हैं, तो ये क्या करती है? प्रकाश को फैलाती है। और सबसे अधिक फैलाव किसमें होता है? प्रकीर्णन किसका होता है? नीले का। इसीलिए नीला जो होता है इस आदमी को केवल दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश का जो नीला रंग होता है वो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। 45 का क्या हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन लिखने में भी आता है, तो आप कैसे लिखेंगे? आपसे पूछेगा कि आकाश का रंग नीला दिखता है, इसका कारण बताइए, तो बोलिएगा कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में जो गैसों के अणु होते हैं, या गैसों के अणु में जो होते हैं वो पानी की बूंदे, या गैसों जो वायुमंडल में जो धूल कण होते हैं, उनसे प्रकाश क्या होता है? प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है, फैलाव होता है। और इसमें सबसे अधिक फैलाव, प्रकाश के सातों रंग में से सबसे अधिक फैलाव किसका होता है? नीले का होता है। इसीलिए आकाश का रंग हमें क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। स्पेक्ट्रम, अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक है? तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, ये आपका है प्रिज्म, यहाँ से जब पहला, ये रेड है, ठीक है ना, 7 रंग में बांट देंगे, 4, 5, 6, 7, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, GYOR। सबसे अधिक फैलाव किसका हुआ है? वायलेट का, यानी बैगनी का। और सबसे कम कौन फैला हुआ है? रेड का, ठीक है ना। ये विचलन की बात की हमने, विचलन भी आपको समझा दिया। अब थोड़ा एक और बात समझिए, इसमें फैलाव पूछा है, झुकाव वही बात है, विचलन यानी झुकाव। तो सबसे अधिक किसका होता है? बैगनी का। सबसे अधिक किसका हो जाएगा? बैगनी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होगा तो अभी हमने आपको बताया कि प्रिज्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म से ही प्रकाश के 7 रंगों में उसका विभाजन हो जाता है। तो ये था पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपको हमने गाइड, MBD जो गाइड होता है उसके सभी ऑब्जेक्टिव मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के कर दिया है। आप इसको देखिए अच्छे से और बनाइए, इसको सब तक शेयर कीजिए, सबको फायदा पहुंचाइए। अगला जो वीडियो आएगा, 2 वीडियो और आएगा, जिसमें हम लोग 2 वीडियो में और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, और उसमें आप सब क्वेश्चन को आराम से बना लेंगे, क्योंकि इतना हमने आपको पढ़ा दिया है कि आप आराम से बनाने में समर्थ हैं। एक अगला वीडियो 6 नंबर आएगा, जिसमें हम पूरा का पूरा
पूरा जो होता है उसमें हम क्या करेंगे, एक मास्टर वीडियो बना देंगे, तो उसमें आपको आसानी से आपको मतलब कि सॉल्व करने में ईजी रहेगा। आप एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन को देख सकेंगे, एक ही बार बैठेंगे सभी वीडियो को देख दीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, एक दिन में पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार। तो आप इस वीडियो को देखिए और सब तक शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का वीडियो नंबर 4, जिसमें हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव को करेंगे। इसके पहले लगभग 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव हमने आपको करा दिया है, तो आप उसको वीडियो नंबर 1, 2, 3 करके वहाँ पे वीडियो के में एक प्लेलिस्ट बना दी गई है बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो जितना भी इसके पहले वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो मुझे लगता है कि आपसे सारे सवाल ये हो जाने चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट इसके ओरिएंटेड होती हैं, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जितने भी क्लासेस होती हैं उसमें ये आपको पढ़ाया जाता है। और मैंने तो हर ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारी बातें बताया है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसको। देखिए ये क्वेश्चन भी जो पहले वाले वीडियो में उसमें हमने बताया था आपको, तो आपको यहाँ पे और बार बार एक ही क्वेश्चन का रिवीजन होगा, जिससे आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे अपने 80 नंबर में 40 ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं बिहार बोर्ड में, तो वहाँ आप इजिली 40 सवाल तो गलत नहीं करें। हमारा यही टारगेट है कि आप 40 सवालों को कभी भी गलत ना करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या अनंत। अब ध्यान समझिएगा, अब ध्यान से समझेंगे इस बात को। हमको दो चीजें जाननी जरूरी है। एक होता है अधिकतम, जो यहाँ दिया हुआ है, एक होता है न्यूनतम। न्यूनतम, ठीक है। तो अधिकतम अगर पूछेगा तो आपको अनंत मारना है। क्या मारना है? अनंत। और न्यूनतम पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अधिकतम पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया अनंत सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। तो इस समायोजित, यहाँ पे समायोजित से सीधा हम समझेंगे समंजन। क्या समझेंगे? समंजन। तो आपको ऑप्शन में समंजन खोजना है। देखिए मिल गया समंजन। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हमने कराया था आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस रंग का खतरे का सिग्नल में प्रयोग करते हैं? नीला, बैगनी, लाल या पीला। अब देखिए यहाँ पे भले यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, लेकिन आप समझिए हम लाल का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? एक ट्रिक हमने आपको बताया था, विबग्योर में हमने बताया था कि जब हम ऐसे जाते हैं तो लेमडा का मान बढ़ता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन का मान घटता है, प्रकीर्णन कम होता है, आवृत्ति कम होती है और अपवर्तनांक भी कम होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। एक और बात, यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं विचलन के बारे में। विचलन, तो विचलन भी क्या होता है? जब ऐसे जाएंगे तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल। यानी विचलन भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, विबग्योर में अगर हम ध्यान से देखें, विबग्योर में तो लाल का जो लेमडा होता है यानी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। प्रकीर्णन कम होने का मतलब ये हुआ कि वो प्रकाश फैलेगा कम, और फैलेगा कम तो दूर से आसानी से क्या हो जाएगा? दिख जाएगा। इसीलिए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल का प्रकीर्णन क्या होता है? इसका सबसे कम होता है, यानी फैलता कम है, इसलिए खतरे के निशान के रूप में हम लाल का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब किस पर बनता है? रेटिना पर। किस पर बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा। और वास्तविक, और कैसा बनता है? वास्तविक। और कैसा बनता है? छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। लेकिन हमारा जो मध्य मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क उसे सीधा करके देखता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, रेटिना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष हम जानते हैं, दो तरह के दोष अभी हम लोग को मेनली पढ़ना होता है, एक दूर और एक निकट। तो निकट वाले में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट में हम प्रयोग करते हैं अवतल का और दूर में प्रयोग करते हैं उत्तल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ऑप्शन आप क्लिक कर देंगे इजीली अवतल। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो आप इसका आंसर होगा बाइफोकल लेंस का। किसका प्रयोग करेंगे वहां पे, बाइफोकल लेंस। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दे कि अविंदुकता में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा बेलनाकार लेंस, जिसको हम सिलिंड्रिकल लेंस भी कहते हैं। अगला सवाल, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। अब देखिए न्यूनतम पूछा, अधिकतम पूछता तो क्या मारते, अनंत मारते, लेकिन अधिकतम तो पूछा नहीं है, न्यूनतम पूछा है तो क्या मारेंगे, 25 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस, कभी उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। अभी हमने दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, जिसमें आपको नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का। और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट के लिए, किसका प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में। और बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं अविंदुकता में, किसका प्रयोग करते हैं, अविंदुकता। और बाइफोकल लेंस उत्तल और अवतल दोनों मिला के प्रयोग करते हैं, किसमें बताइए, जरा दृष्टि दोष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस लेंस का उपयोग होता है। तो मानव नेत्र में हम प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, और इसको पकड़ के रखती है कौन, पश्चमाभी मांसपेशियां, जिसको सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। तो ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, जब निकट को नहीं देख पाएगा इसका मतलब वो दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा, दूर दृष्टि दोष। लेकिन निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जरा में दोनों नहीं दिखाई देती है, ना दूर की ना पास की। वर्णधानता क्या होता है, वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है, लाल और हरे में आदमी पहचान नहीं कर पाता है, वो लाल को हरा दिखता है और हरा लाल दिखता है, ठीक है ना। एक और बात समझिए, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में हम दूर दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस, इसमें प्रयोग करते हैं अवतल लेंस, इसमें प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस। वर्णधानता, इसमें हम ये एक अनुवांशिक रोग है, कैसा रोग है ये, अनुवांशिक रोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या होता है। अब देखिए पुतली की आंख के बारे में आप ध्यान से देखिएगा, आंख में एक जब ऐसे आप जाते हैं, ये आंख का पैर आगे वाला गति है, ठीक है ना। आंख की बात करें हम, ध्यान से देखिएगा, ये आंख का फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से ये आंख ऐसे करके जाती है, ठीक है। यहाँ जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं, कार्निया। और इसके जस्ट बाग यहाँ पे आपको इस तरह से एक ऐसे करके बना हुआ दिखेगा, जिसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं, पुतली। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला कौन होता है। और ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये गैप, इसी को हम पुतली कहते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं, परितारिका। अब परितारिका पे तो निर्भर करेगा ना, ये गैप किस पर निर्भर करेगा, परितारिका पे। तो इसका मतलब परितारिका जो है वही डिसाइड करेगा कि इसका गहरा जो पेशीय डायफ्राम पुतली के साइज को नियंत्रित करेगा, जिसका गहरा पेशीय डायफ्राम कहलाता है परितारिका। तो परितारिका, इसी परितारिका को हम आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। और इसी आइरिस के कारण आंखों का रंग होता है नीला, भूरा और काला। तो नीला, भूरा और काला रंग किसके कारण होता है, आइरिस के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं
कार्निया के पीछे, ठीक है ना। तो देखिए कार्निया जिसको हम कहते हैं श्वेत पटल, आंखों का जो सफेद वाला भाग होता है, सफेद ऊपरा भाग, उसको हम क्या कहते हैं, कार्निया। नेत्रदान जब करते हैं तो हम कार्निया को ही दान में देते हैं, ठीक है ना, कार्निया को क्या करते हैं, दान में दे देते हैं। बस समझ में रहे। और देखिए ये जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका रेटिना, रेटिना के जस्ट पीछे ये क्या हो गया, कार्निया। और कार्निया का इसके पीछे जो संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ये देखिए ये पुतली हो गया, इसी को क्या कहते हैं, पुतली। और यहाँ पे ये हो गया परितारिका, क्या हो गया, परितारिका। तो हमसे क्या पूछा है कि कार्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पुतली। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन, पुतली। कौन करता है, पुतली। पुतली देखिए, पुतली जो होता है ऐसे करके होती है ना, यहीं से पहले आंख में प्रवेश करेगा ना प्रकाश, तो प्रकाश जब इसको नियंत्रित करने के लिए पुतली अगर सिकुड़ गई तो प्रकाश कम जाएगा, और फैल गई तो प्रकाश ज्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पुतली। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्या में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो देखिए जो झिल्ली की बात करें हम, ये आगे वाला भाग क्या होता है, रेटिना। रेटिना को हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल। रेटिना जो होता है, सॉरी रेटिना, पीछे वाला भाग जो प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना, ठीक है ना। ये रेटिना में जो होता है, इस रेटिना पे हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, आंखों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। और इसमें हम पाई जाती है प्रकाश सुग्राही। प्रकाश सुग्राही क्या होती है, ये तुरंत सिग्नल टाइप का एक होता है जो सिग्नल भेज देता है मस्तिष्क में। तो ये रेटिना पे जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रकाश सुग्राही क्या करता है, इस प्रतिबिंब को मस्तिष्क के पास भेजता है, और मस्तिष्क यानी जो मानव मस्तिष्क होता है वो उसको उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके देखता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सुग्राही, सुग्राही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र होता है। अगर मानव के एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र पूछेंगे तो 150 डिग्री होता है। कितना होता है, 150। और दोनों की बात करेंगे तो 180 डिग्री। यानी एक आंख जो है वो 150 डिग्री तक दिखाई देगा, और दोनों आंख जो है वो 180 डिग्री तक देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 150। मानव नेत्र के दोनों दृष्टि क्षेत्र तो 180 डिग्री। अभी हमने आपको बताया। जरा दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ये ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें होता क्या है कि दूर की भी वस्तु नहीं दिखाई देती है और नजदीक की भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, बाइफोकल लेंस, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका नेत्र की जो समंजन क्षमता है, जो फोकस, जैसे फोकस जो होता है, नेत्र लेंस की जो फोकस होती है, उस वस्तु को फोकसित करने की जो क्षमता होती है वही कम हो जाती है। इसीलिए नेत्र लेंस की क्षमता घट जाती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। इनमें से व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। तो कौन नेत्रदान कर सकता है, देखिए नेत्रदान करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका नेत्र सही होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, नेत्र आपका सही होना चाहिए। तो देखिए आप चाहे दमा के भी रोगी हो या मधुमेह रोगी हो, आप नेत्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो उपरोक्त में से दोनों सही है। निम्न में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो नेत्रदान कभी भी, जो HIV पॉजिटिव आदमी होता है, जो एड्स से पीड़ित आदमी होता है, वो नेत्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली का नाम क्या है। तो प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसको जो झिल्ली से होकर प्रवेश करता है उस नेत्र का नाम क्या है। तो सबसे पहला जो भाग आपको दिखता है उसको हम कहते हैं श्वेत पटल या नेत्र पटल, है ना, नेत्र पटल, ठीक है। आगे वाला जो भाग है उसी को कहते हैं श्वेत पटल, स्क्लेरेटिक, जो श्वेत रंग का होता है। ये एक झिल्ली होता है, ये अपारदर्शी होता है। क्या होता है, ये पारदर्शी होता है। क्या होता है, ये पारदर्शी। इसी से प्रकाश क्या होता है, प्रवेश करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेत्र पटल, नेत्र पटल, ठीक है ना। ये देखिए इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए। नेत्र पटल ये हमारे आंख का सबसे ऊपरी भाग है, ये अपारदर्शी होता है। नेत्र पटल क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है। यह सफेद रंग का होता है। आगे जाके कार्निया का निर्माण यही करता है, आगे जाके क्या करता है,
कार्निया का निर्माण यही करता है, ठीक है। अब कार्निया जो होता है, कार्निया की बात करें तो ये श्वेत पटल का अगला उभरा, जैसे देखिए ये ऐसे, आपको मैं आंख बना के समझाता हूँ। ये आंख हो गया, यार रुको, ये आंख हो गया, ये आंख हो गया, ठीक है ना। और ये ऐसे करके ये आंख, ये जो उभरा हुआ भाग है इसको हम कहते हैं कार्निया। क्या कहते हैं? कार्निया, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं इसको? श्वेत पटल। तो आंख यहीं से प्रवेश करता है, तो नेत्र पटल यहाँ पे नहीं होगा ऑप्शन, यहाँ पे होगा कार्निया। क्या हो जाएगा? कार्निया। नेत्र पटल जो होता है ये अपारदर्शी होता है, और अपारदर्शी से तो प्रकाश गुजर ही नहीं सकता है। कार्निया क्या होता है? पारदर्शी होता है, और प्रकाश इसी से होकर क्या करता है? गुजरता है। जब हम नेत्र दान करते हैं तो कार्निया को ही क्या कर देते हैं? दान कर देते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली का नाम है कार्निया। अगला क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी वायुमंडल होता नहीं है, ठीक है। किसी भी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश कैसा दिखाई देगा? काला। विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है? यानी ऐसा देश जो अभी विकास कर रहा है, जिसका विकास हुआ नहीं है, वो अभी विकास कर रहा है, तो वैसे देशों में 3.5 करोड़ लोग अभी उनके आंख नहीं है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र से में प्रवेश करता है, झिल्ली का नाम क्या है? कार्निया। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है, तो सूर्य का गोला उस समय क्या दिखाई देता है? चपटा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चपटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो विबग्योर। क्या हम लोग पढ़ते हैं? विबग्योर। विबग्योर में ऐसे जाते हैं तो लैम्डा ज्यादा बढ़ता है, तीव्रता प्रकीर्णन कम होता है, आवृत्ति कम होती है, एन कम होता है, और विचलन डेविएशन भी क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। तो लाल इसमें ऑप्शन मार देंगे। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? आरजीबी। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रिक बताया था, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। देखिए तो तीनों दिया है, रेड ग्रीन ब्लू, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो यह बहुत पहले हमने बताया था, टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टिंडल प्रभाव। इंद्रधनुष बनता है, क्यों बनता है इंद्रधनुष? व्यातीकरण हमको पढ़ना नहीं है, ये 12th में पढ़ना है, ये सब नहीं। प्रकाश का विक्षेपण के कारण, आप समझिए ध्यान से। जब भी बारिश होती है तो बारिश की जो बूंदें होती है वो भी एक प्रिज्म के भांति कार्य करती है, और जब प्रकाश यहाँ पे आती है तो देखिए इधर विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, तो प्रकाश अपने माध्यम से होकर, जैसे मान लीजिए ऐसे मुड़ेगी, फिर यहाँ पे आएगी, और जब यहाँ से ये ऐसे टकरा के अंदर से जाएगी तो ये 7 भागों में बढ़ जाती है, और 7 भागों में बढ़ जाती है, जिससे ये क्या हो जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसके कारण इंद्रधनुष 7 रंगों में आपको दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का क्या दिखाई देता है? अपवर्तन, ठीक है ना। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब क्यों? देखिए जब भी सूर्य जब उगने वाला होता है, अभी उगा नहीं है, अभी सूर्य अभी उगा नहीं है, लेकिन हमें दिखाई देता है 2 मिनट पहले ही उग गया है। इसका मतलब ये किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अभी सूर्य यहीं पे है तो हमें दिखाई देता है कि डूब गया है, यानी यहाँ भी 2 मिनट पहले ही डूबा हुआ दिखाई देता है, यानी टोटल 4 मिनट का गैप दिखाई देता है, जिसके कारण ये सभी किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। खतरे के निशान के रूप में लाल का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो कम तरंगदैर्घ्य गलत है, लाल का प्रकीर्णन कम है, ये सही है। देखिए विबग्योर, ध्यान से देखिएगा, विबग्योर बार बार आपको बता रहे हैं, इससे बहुत सवाल आप बना सकते हैं। विबग्योर, तरंगदैर्घ्य ज्यादा, प्रकीर्णन क्या होगी? प्रकीर्णन कम। तरंगदैर्घ्य ज्यादा, उसका प्रकीर्णन क्या होती है? कम। तो प्रकीर्णन, लाल रंग का प्रकीर्णन कम होने के कारण हम खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का कारण क्या है? अग्रिम सूर्योदय का मतलब है कि सूर्य अभी उगा नहीं है तो पहले ही हमें दिखाई दे दिया। अभी सूर्य डूबा नहीं है लेकिन हमें डूबा हुआ दिखाई दे दिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ सूर्य डूब चुका है लेकिन हमें अभी डूबा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 2 मिनट पहले, यहाँ भी 2 मिनट का समय ले लिया, ठीक है।
और यहाँ देखिए सूर्य अभी यही यही है, लेकिन हमें डूबा हुआ दिखाई, डूब चुका है लेकिन हमें ये डूबा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब 2 मिनट बाद डूबता है, तो 4 मिनट का गैप लगता है, किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का प्रयोग सर्वप्रथम किया था न्यूटन ने। किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ठीक है, तो न्यूटन ने ये किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है? तो श्वेत रंग आपको 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसका ट्रिक है विबग्योर। विबग्योर, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 7। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो देखिए ये हो गया आपका प्रिज्म, यहाँ पे हमने गिराया प्रकाश को, तो 1 2 3 4 5 6 7 VIG VIBGYOR। सबसे कम विचलन हुआ है लाल का। किसका हुआ है? लाल का। और सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैगनी का। तो सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। और सबसे अधिक की बात करें तो बैगनी का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पे हो जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है क्योंकि देखिए, ध्यान समझिए, जैसे होता क्या है कि वायुमंडल में दो तरह के सतह बन जाते हैं। एक सतह ऐसा होता है जो गर्म हवाओं को लेता है, और एक सतह ऐसा होता है जो ठंडी हवाओं को लेता है। ठीक है ना। गर्म हवाएं हो जाती है विरल में, और ठंडी हवाएं हो जाती है सघन में। ठीक है। और जब इस तरह से लेयर बनते रहता है, गरम ठंडी, अब होता यह है कि यहाँ से प्रकाश क्या होता है? अपवर्तित होती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आकाश के वायुमंडल जो है वहाँ पे धूल कण है और गैसों के अणु है। ठीक है ना। तो गैसों के अणु है, तो जब प्रकाश यहाँ पे पड़ती है तो प्रकाश ये चारों दिशाओं में फैल जाती है, और सबसे अधिक जो फैला होता है वो नीले का होता है। किसका होता है? नीले का। इसीलिए धरती पर खड़े हुए व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाती है? समंजन क्षमता अगर आप इसमें घट गई तो समझ जाइए आपको न दूर की दिखाई देगी न नजदीक की दिखाई देगी। समंजन क्षमता ही घट गई तो जो दूर की दिखाई न दे, नजदीक भी दिखाई न दे, तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं उसको? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को न दूर की दिखाई देती है न नजदीक की। इस तरह के व्यक्ति को हम बाइफोकल लेंस का प्रयोग करवाते हैं। किसका प्रयोग कराते हैं? बाइफोकल लेंस का। ठीक है। एक और चीज, अबिंदुकता में क्या होता है? हम इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग करवाते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग कराते हैं। और लघु दृष्टि दोष जिसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, इसमें हम प्रयोग कराते हैं अवतल लेंस का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? अब यहाँ पे मैं दोनों आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना। एक होता है दूर दृष्टि दोष जिसको हम दीर्घ भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसका कारण यह है कि इसमें फोकस दूरी जो होती है, इसमें फोकस दूरी, दूसरा नेत्र गोलक का जो त्रिज्या। ठीक है। अब इसमें दूर दृष्टि दोष में होता क्या है कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वही बढ़ जाता है, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा, नेत्र लेंस जो है और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जो नेत्र का गोला का व्यास है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखते हैं, 3 गो है ऑप्शन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का घटना तो नहीं होगा। घटना होता है निकट दृष्टि दोष में। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, नहीं भाई, कम हो जाना है। यहाँ पे नेत्र गोलक क्या होता है? कम हो जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, नहीं। अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटना मतलब उसका त्रिज्या घट जाना या व्यास घट जाना, बिल्कुल नहीं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हमने 3 कारण पढ़ा था। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी, या गोले का व्यास या त्रिज्या बढ़ जाएगा। इस तरह के सवाल हमने पिछले वीडियो में भी आपको कराया था। लेकिन अगर आपसे यहीं पे पूछ देता
कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है ना, निकट दृष्टि दोष, इसका तो ऑप्शन ये है, क्या ठीक है। निकट क्यों होता है, क्योंकि उसमें इसमें फोकस दूरी का क्या हो जाता है, उसमें कम बढ़ता है, दूर वाले में क्या होता है, बढ़ता है। दूर दूर से याद रखिएगा, बढ़ गया तभी तो दूर हुआ, यहाँ पे निकट में नजदीक हो गया तो फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। अब बाकी जितना है बढ़ जाएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। गोलक, नेत्र गोलक का जो त्रिज्या या व्यास होगा वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या करे, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, बैगनी, अभी तो हमने आपको बताया बैगनी। निर्वात में प्रकाश की चाल, पिछला वीडियो में भी समझाया था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख, 1 सेकंड में 3 लाख मीटर। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा या सिलियरी मांसपेशियां। जब भी समंजन क्षमता को बढ़ाना होता है तो जैसे ये लेंस हो गया और लेंस पे यहाँ पे कुछ ऐसे करके मांसपेशियां होती है, ये नेत्र लेंस की को बड़ा करने का काम करती है, बड़ा कर देगी, बड़ा कर देगी और छोटा कर देगी, है ना, छोटा भी करती है। तो जब हम अंधेरा कमरा है मान लीजिए, और अंधेरे कमरा में जैसे कोई उजाले, मतलब घर से बाहर है तो वहाँ पे उजाला है, पूरा धूप है, तो जब भी हम धूप से कमरे में आते थे, अंधेरे कमरे में, तो हमें थोड़ी देर बाद वस्तुएं दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो नेत्र जो सिलियरी मांसपेशियां है वो हमारे नेत्र लेंस को क्या कर देती है, छोटा कर देती है, जिससे बड़ा कर देती है, बड़ा कर देती है तो हमारे अंदर प्रकाश ज़्यादा जाएगी जल्दी से, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर ये हो जाए कि सिलियरी मांसपेशियां ने, जैसे मान लीजिए कि अंधेरे कमरे से बाहर कमरा में जाएंगे तो हमारा नेत्र लेंस को बड़ा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश कम था तो कम प्रकाश हमको, हमारे आंखों को जरूरत थी। जब ज़्यादा प्रकाश में हम जाएंगे तो हमें लेंस को बड़ा करेंगे तभी तो ज़्यादा प्रकाश आएगा, तो हमारे लेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सिलियरी मांसपेशियां जो होती है ये क्या करती है, हमारी आंखों की लेंस को बचा के रखती है, कभी इसकी लंबाई को बढ़ा देती है और कभी घटा देती है। अंधेरे में जाना होगा तो घटा देगी और उजाले में जाना होगा तो बढ़ा देगी। तो ये सब काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशी है। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो अभी आपको बताया मैंने, निकट यानी फोकस दूरी कम हो जाएगी, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, लंबाई थोड़ी घटता है, बढ़ जाता है इसमें। अब नेत्र लेंस की वक्रता घट जाना, नहीं बढ़ जाता है, ये देखिए ये सही हो गया। अब नेत्र लेंस की वक्रता यानी उसका जो लेंस है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। अगला सवाल देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तन जो होता है नेत्र के प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहर, कार्निया के बाहर, ठीक है ना। अब कार्निया के बाहर कैसे, समझिएगा ध्यान से। एक बात बताइए, नेत्र लेंस में ये लेंस हो गया और यहाँ से ये ऐसे करके हमारे आंखें होती है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको ये जो वाला भाग, इसको हम कहते हैं श्वेत पटल, ये सफेद होती है, अपारदर्शी होती है, यहाँ से प्रकाश नहीं जा सकती है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसी के बाद जस्ट होता है कार्निया, ठीक है ना, कार्निया। तो कार्निया का ये अंदर वाला भाग है और ये बाहर वाला भाग है, तो यहीं पे यहाँ पे कुछ लिक्विड होता है, यहीं पे प्रकाश का क्या हो जाता है, अधिकांश अपवर्तन होने लगता है, ठीक है ना। तो कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो सबको शेयर कीजिएगा। ये आखिरी सवाल था और कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, 20 क्वेश्चन, जिसको हम लोग एक वीडियो में कर देंगे। उसके बाद हमारा ये मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार की टॉपिक खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत धारा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, जिसमें लगभग 90 क्वेश्चन आपको हमने बता दिया है। और 90 क्वेश्चन आपको बताने का मतलब है कि आपको बहुत सारे सवालों को हमने कराया है। ये आखिरी वीडियो होगा जिसमें हम आपको बस 10-15 मिनट के अंदर कुछ चुनिंदा सवाल, जो 20 सवाल जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि आपको भी ये जानना चाहिए, उसको बता के फिर हम लोग इसका एक मास्टर वीडियो आपको देंगे, जिसमें आप पूरा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में आप सारे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो बस आराम से बैठ के उस वीडियो को देख लेना है और एग्जाम देने चले जाना है, ठीक है ना। आप लगभग इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी बातें याद हो जाएंगी, ठीक है।
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है। कुछ अब इम्पोर्टेंट सवाल जो काफ़ी हल्का थोड़ा भारी भी होंगे, जो थोड़ा सा पूछे जा सकते हैं, मैं उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए, किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है। तो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है, किरण पुंज का मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है, प्रकाश पुंज का मार्ग धुंधला दिखाई पड़ता है। यह दिया गया कथन सत्य है। इसका आंसर होगा किरण पुंज का मार्ग दिखाई देता है। किसी भी कोलाइडी विलयन से अगर प्रकाश पुंज आप गुजारेंगे तो वहां पे किरण पुंज का जो मार्ग है, कैसे वो जा रहा है, वो दिखाई देता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश गुजरने पर पर्दे पर 7 रंग दिखते हैं, क्योंकि क्योंकि सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद है। सूर्य के प्रकाश में कोई रंग नहीं है, गलत है। प्रिज्म 7 रंगों से निर्मित है, ये भी गलत है। इनमें से सभी उत्तर सही है बिल्कुल। सूर्य के श्वेत प्रकाश में 7 रंग मौजूद हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं? विबग्योर, विबग्योर, जिसमें होता है बैगनी, बैगनी, आसमानी, नीला, ग्रीन, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। अब सूर्य में देखिए, सूर्य के प्रकाश में ये भी हम कहना सही नहीं है कि सूर्य में केवल 7 ही रंग होते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश में अनंत रंग होता है। कितने रंग होता है? अनंत। लेकिन हमारी आंखों को पहचान में आता है केवल 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है, क्यों? क्योंकि धूल कणों की कमी से सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। ऊपर का वायु हल्की है, बिल्कुल गलत है। सूर्य की किरणें उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती, नहीं भाई। देखिए, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि वहां पे धूल कण है ही नहीं। अगर धूल कण नहीं है तो वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन वाली घटना होगी ही नहीं, क्योंकि धूल कण पे जब भी प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाने का काम करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये है कि मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निम्न में से किन व्यक्तियों को दिया जाता है। तो देखिए भाई, उसी व्यक्ति को देंगे हम लोग जिसको कलर ब्लाइंडनेस ना हो, क्योंकि अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा तो पता चला कि कलर जो वर्णधानता बीमारी होती है उसमें लाल वाला हरा दिखाई देता है और हरा वाला लाल दिखाई देता है। पता चला कि रोड का सिग्नल लाल है, वहां से हमको जाना नहीं है और उसको वो हरा दिखाई दिया, वो चल दिया, एक्सीडेंट होने की संभावना है। इसका मतलब, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसलिए लाल रंग का मतलब क्या होता है? लाल रंग देख के हमको रुक जाना है, रुक, वहाँ गाड़ी नहीं लेके जाना है। इस व्यक्ति को जिसको कलर ब्लाइंडनेस हुआ रहेगा उसको तो लाल पहचाने में नहीं आता है, उसको तो लाल हरा दिखता है। अगर लाल हरा दिखेगा तो पता चला कि उसने एक्सीडेंट कर दिया। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस कभी नहीं दिया जाएगा जिसको कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णधानता वाली बीमारी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश के प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावित हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश किरण करने में अधिक प्रभावित है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। अब देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता किस पे है? विबग्योर। देखिए, विबग्योर, इसी से हम बना देंगे, है ना। जानते हैं कि लेमडा सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का। तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, जबकि बैगनी का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका लेमडा क्या है? कम है। तो बैगनी यहाँ पे देख लेना है, सबसे अधिक कर है तो बैगनी। अगला सवाल देखते हैं, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो इंद्रधनुष का बनना जो होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, क्योंकि जब भी हम जानते हैं बारिश की बूंदें भी प्रिज्म की तरह कार्य करती है, और जब भी इस पे कोई भी किरण टकराती है तो पहले अपवर्तित होती है, फिर यहाँ से टकराने के बाद जब बूंदों से दोबारा होकर गुजरती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती है, वही से इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ऑब्वियसली प्रिज्म का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या में यानी लेंस को बड़ा या छोटा कौन करती है? तो अभी पिछला वीडियो में हमने आपको बताया था, सिलियरी मांसपेशिया, पश्चमाभी पेशिया, इसको क्या कर देगी? कभी बड़ा कर देगी और कभी छोटा कर देगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है।
देखिए समायोजित जब भी आ जाएगा ना तो उसको समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। अगर यही समंजन क्षमता आपका खराब हो गया तो आपको एक बीमारी हो जाएगी दूरदृष्टि, जरा दृष्टि दोष। कौन सी बीमारी हो जाएगी? जरा दृष्टि दोष। और इस दोष को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं बाइफोकल लेंस का। अगला सवाल देखते हैं। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने बाइफोकल द्विफोक्सी लेंस से संशोधित दोनों किया जाता है, उसे कहते हैं निकट दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो उसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। बाइफोकल लेंस का प्रयोग इसी में हम लोग करते हैं, ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष में, ठीक है। निकट में करते हैं अवतल का, दूर में करते हैं उत्तल का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसकी क्या कहते हैं? इसको हम दृष्टि परिसर कहते हैं, दृष्टि परिसर कहते हैं। देखिए 25 से लेकर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दो चीजें में, एक हो गया 0, एक हो गया 25 और एक हो गया अनंत, है ना। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर यहाँ तक देख पाता है तो उसको कहते हैं दृष्टि परिसर। लेकिन अगर वो केवल यहाँ से लेके पूरा देख पाता है तो उसको कहते हैं अनंत बिंदु परिसर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देख पाता है तो उसको कहते हैं निकट बिंदु परिसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52, रेटिना पर उपस्थित कोशिकाओं द्वारा प्रकाश को परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए जो भी रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब ही उसको परिवर्तित करते हैं। रेटिना में उपस्थित जो कोशिकाएं होती है उस सारे के सारे बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। निम्न में से किसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं? कार्निया को कहते हैं। किसे कहते हैं? कार्निया। कार्निया का एक और नाम है स्वच्छ मंडल। क्या क्या नाम है? नेत्रदान के समय हम लोग कार्निया को दान में देते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि कार्निया में दोष यानी पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष है? किस प्रकार का दोष है? तो इसको हम कहते हैं अबिंदुकता। क्योंकि जैसे ही कार्निया में कोई दोष उत्पन्न हुआ तो समझ जाइए आपको वो अबिंदुकता हो जाएगा, यानी आप ना सीधी लाइन में ना क्षैतिज रेखाओं में, क्षैतिज रेखा और वर्टिकल लाइन दोनों में आप स्पष्ट इसको देख नहीं पाते हैं। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र उनके सिरों पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, इसका दृष्टि क्षेत्र क्या? अतः इनका दृष्टि क्षेत्र न्यूनतम तो नहीं होगा भाई। शिकार करने वाला जो भी जंतु होगा उसको पूरा यहाँ पे साइड में दिखाई उसका आंख रहता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र क्या रहे? बड़ा रहे, ताकि वो कहीं से भी उसको देख पाए, किसी भी शिकार को आसानी से देख पाए। उसका क्या होता है? अधिकतम। अधिकतम 56, कभी कभी कुछ व्यक्तियों का नेत्र क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और दुधिया हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसको मोतियाबिंद कहते हैं। इसी में तो लाइन, सीधी लाइन यानी अगर क्षैतिज लाइन और वर्टिकल लाइन को देख ही नहीं पाता है। प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, इसमें लाल रंग का विचलन क्या होता है? सभी रंगों में देखिए विबग्योर, यहाँ पे विबग्योर लाल ऐसे था ना, तो लाल का विचलन सबसे कम सभी रंगों से सबसे कम होता है, सभी रंगों से सबसे कम होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 59, जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है, कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बताया हमने, कितना बार बताया आपको, है ना। आज की वीडियो का आखिरी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह का प्रयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लगभग 120-30 सवालों को आपको मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार में सब बता दिए। इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आपसे पूछा जाएगा, ये मेरा पूरी गारंटी है। तो बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है और सभी लोगों तक शेयर करना है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।